वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस इन दी हिस्ट्री। जी हाँ गाइस, बात करने वाले हैं 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में। अमेरिका से शुरू हुआ था, लेकिन क्या वो रीजंस थे, कितना इसका इंपैक्ट था गाइस, सारी बात होगी इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है गाइस, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सो गाइस, स्टार्टिंग कुछ ऐसे हुई कि लेट 90s और अर्ली 2000 में जो आईटी सेक्टर काफी बूम पर चल रहा था वो धीरे धीरे डाउन आया। उसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पर भी गाइस काफी पड़ा, क्योंकि गाइस जो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स थे उनको कोई लेना ही पसंद नहीं कर रहा था, काफी डाउन चले गए थे गाइस। मतलब वो एक .com का जो बबल था वो बस्ट हो गया था गाइस, तो इसलिए स्टॉक मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा था। लेकिन गाइस एक अच्छी बात यहाँ पर ये थी कि उसी वक्त साथ ही साथ गाइस ऑन दी अदर हैंड जो रियल एस्टेट सेक्टर था वो धीरे धीरे काफी अच्छा ग्रो कर रहा था अमेरिका में। लोगों का ध्यान उस तरफ गया गाइस, इन्वेस्टर्स भी धीरे धीरे इन्वेस्ट करने लग गए रियल एस्टेट में गाइस। तो गाइस उसके लिए काफी अमाउंट में लोन लेने पड़े, काफी लोगों ने फंडिंग करवाई, लोन्स लिए गाइस, हाउसिंग बड़े बड़े। तो गाइस धीरे धीरे जो है लोग प्रॉपर्टी की तरफ शिफ्ट होते गए, रियल एस्टेट की तरफ शिफ्ट होते गए। रियल एस्टेट के प्राइस काफी बढ़ चुके थे उस वक्त, काफी ग्रो कर चुका था रियल एस्टेट सेक्टर सिर्फ इसीलिए क्योंकि सारे ही लोग रियल एस्टेट की तरफ देख रहे थे कि रियल एस्टेट में काफी पोटेंशियल है और गाइस काफी अच्छा वो ग्रो कर रहा है। तो सब लोग रियल एस्टेट में लेने लग गए, बड़े बड़े लोन लेके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने लग गए। लेकिन बाद में गाइस एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी फेस करनी पड़ी बैंक्स को भी, वो थी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम। जी हाँ गाइस, क्योंकि इतने अमाउंट में लोन दिए जा रहे थे बड़े बड़े, तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होना ऑब्वियस है गाइस। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीडीओ जो है गाइस एक लॉन्च किया, एक उनका एज अ प्रोडक्ट बोल सकते हैं गाइस। सीडीओ मतलब कोलेटरलाइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशन। इसका मतलब क्या है गाइस कि एक बंडल है पूरा का पूरा लोन्स का, जो बड़े बड़े लोन थे उनको बना के एक बंडल बनाया गया, ऐसा आप बोल सकते हैं कंबाइन किया गया बड़े बड़े लोन्स और उनको फिर बेचा गया। सीडीओस को गाइस थर्ड पार्टी को बेचा जाता था, थर्ड पार्टी फिर आगे फर्दर इन्वेस्टर्स को या फिर पब्लिक को बेचती थी। अब आप बोलेंगे कि इसमें थर्ड पार्टी क्यों इन्वॉल्व हो रही है? गाइस सिंपल है, क्योंकि जब सीडीओ जो थे उसका अमाउंट जो था लोन का और विद इंटरेस्ट वो सब थर्ड पार्टी रिकवर करती थी, देन वो बैंक्स को दिया करती थी एज उसका जो अमाउंट था सीडीओ का परचेज अमाउंट। लेकिन गाइस सिंपल सी बात है, इसमें काफी ज्यादा गेन होता था, तो इसलिए थर्ड पार्टी जो है इस बीच में इन्वॉल्व हो जाती थी और बाद में वो बैंक से परचेज करते थे और बाद में फर्दर उसको आगे और बेचा करते थे। तो इसलिए गाइस मतलब आप ऐसे समझिए कि बैंक से सीडीओ खरीदा करते थे गाइस थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी बाद में जो है आगे इसको दिया करती थी पब्लिक को या फिर इन्वेस्टर्स मतलब थर्ड पार्टी से खरीदा करते थे। लेकिन गाइस अब यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि बैंक्स ने जो सीडीओ दिए वो गाइस देखा ही नहीं कि वो किसको दे रही है किसको नहीं दे रही है, क्योंकि गाइस बहुत बड़ी अमाउंट में सीडीओ जो है काफी ज्यादा पॉपुलर होने लग गए थे, सब लोग सीडीओस को खरीद रहे थे क्योंकि गाइस सीडीओस काफी सेफ भी थे। सबको लग रहा था कि सीडीओ काफी सेफ है, सीडीओस कभी भी डाउन नहीं जा सकते हैं, तो धीरे धीरे सीडीओस का अमाउंट भी बढ़ने लग गया। बैंक्स ने भी काफी अच्छा गाइस प्रॉफिट कमाया और थर्ड पार्टीज ने भी काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया। मतलब गाइस सिंपल सी बात है, अब तक तो सबका ही मुनाफा दिख रहा है, जो भी आ रहा है गाइस सबका फायदा हो रहा है, बैंक्स का भी थर्ड पार्टीज का भी, जो लोन लेके यानी सीडीओ परचेज करके बाद में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं रियल एस्टेट में उनका भी। लेकिन गाइस किसी को भनक भी नहीं थी कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। सो गाइस प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि गाइस बैंक ने ध्यान नहीं दिया, जैसे मैंने बोला कि किसको लोन दे रही है। मतलब क्या है गाइस, कि सब प्राइम लोन्स जो थे वो ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। सब प्राइम लोन्स क्या होते हैं गाइस, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। सब प्राइम लोन्स मतलब गाइस वो लोन जिन लोगों को दिए जाते हैं कि जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है या फिर उनकी कोई स्टेबल इनकम नहीं है। मतलब ऐसे कि गाइस जो भी आ रहा है बस उसको लोन दिए जा रहे हैं, जो भी आ रहा है उसको सीडीओ मिल रहे हैं, बस गाइस बात यहां तक खत्म हो रही थी। क्योंकि उस वक्त रेट्स बहुत कम थे, सबका फायदा ही फायदा हो रहा था, बैंकिंग रेट्स भी काफी कम थे, तो लोन्स काफी इजिली अवेलेबल हो रहे थे गाइस। फेडरल रिजर्व ने उस वक्त आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 1.75% कुछ या फिर 2% कुछ ऐसे ही रेट्स रखे थे गाइस, तो काफी लो थे उस वक्त बैंकिंग रेट्स, तो इसलिए लोग काफी अमाउंट में सीडीओस परचेज कर रहे थे, लोन्स ले रहे थे। लेकिन बैंक ये नहीं चेक कर रहा था कि किसको लोन देना चाहिए किसको लोन नहीं देना चाहिए। मेरी नजर में गाइस उनको लोन बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि गाइस वो लोन के लायक नहीं थे, उनके पास स्टेबल इनकम नहीं थी और ना ही उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा था। लेकिन उनको भी काफी मात्रा में लोन दिए जा रहे थे। धीरे धीरे गाइस ऐसे ही सब प्राइम जो लोन लेने वालों की संख्या वो बढ़ती जा रही थी, और यही गाइस आगे जाके एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। गाइस सीडीओ की यही पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी और इसी पॉपुलैरिटी को देखकर और ये सब कुछ जो चल रहा था सब बीच में प्रॉफिट कमा रहे थे, यही देखकर एआईजी भी गाइस जो है फील्ड में आई। एआईजी गाइस अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप, फाइनेंस और इंश्योरेंस कंपनियां गाइस, काफी बड़ी कंपनी है वर्ल्ड की, आप अच्छे से जानते होंगे, और गाइस इसी का एक बहुत बड़ा रोल माना जाता है जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसमें। अब गाइस कैसे वो बात अभी आगे करते हैं। सिंपल था गाइस, एआईजी फील्ड में आई, उसने क्या किया, सीडीओ के ऊपर यानी कोलेटरलाइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशन के ऊपर इंश्योरेंस देना शुरू किया। एज सिंपल गाइस इंश्योरेंस जैसे आप लोग देते हो, आप लोग अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हो, अपने घर का किसी का भी इंश्योरेंस करवाते हो, तो आप लोग प्रीमियम देते हो कंपनी को, और अगर कुछ होता है, कोई भी आपका लॉस होता है, तो वो कंपनी जो है आपको उसका अमाउंट दे देती है गाइस, इंश्योरेंस अमाउंट कंपनी आपको दे देती है। ऐसे गाइस यहाँ पर सीडीओ के साथ होने वाला था,
एआईजी ने क्या किया कि सीडीओ के ऊपर इंश्योरेंस देना शुरू किया। जी हाँ गाइस, सीडीओ के ऊपर जो वो सीडीओस थे जो बैंक से मिला करते थे, परचेज लोग कर रहे थे, उसके ऊपर इंश्योरेंस देना शुरू किया पब्लिक को। कहा कि आप ये सीडीओ के ऊपर इंश्योरेंस लीजिए, अगर कभी सीडीओ फेल हो जाता है तो हम आपको अमाउंट पे करेंगे। लेकिन गाइस एआईजी यहाँ पर काफी ज्यादा श्योर थी कि हाँ भाई सीडीओ कभी फेल कर ही नहीं सकते, सीडीओ काफी अच्छे जा रहे थे क्योंकि उनकी रेटिंग्स भी काफी अच्छी थी गाइस, तो ऑब्वियसली वो कभी फेल नहीं होने चाहिए थे। बट आगे होता है गाइस, अब कैसे होता है, क्यों होता है, उसकी बात करने वाले हैं गाइस। सीडीओ के ऊपर जो उन्होंने सर्विस प्रोवाइड कराई उसका नाम था सीडीएस, यानी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एक सीडीएस जो था उन्होंने उसका नाम रखा और एज ए इंश्योरेंस लोगों को बेचे कि अगर सीडीओ फेल होता है तो हम आपको सारा अमाउंट देंगे। एआईजी सोच रही थी कि सीडीओ कभी फेल नहीं होंगे तो जो भी प्रीमियम का अमाउंट आएगा वो हमारा एज अ प्रॉफिट होगा। लेकिन गाइज मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि फेडरल रिजर्व ने उस वक्त रेट्स काफी कम किए हुए थे, तो गाइज सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन गाइज धीरे धीरे जैसे ना मार्केट थोड़ा सा ठीक होना शुरू हुआ, फेडरल रिजर्व ने अपने रेट्स बढ़ा दिए। आप समझ रहे होंगे गाइस कितनी बड़ी बात है, यहीं से टर्निंग पॉइंट शुरू होता है, आप ये समझ सकते हो, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने अपने रेट्स बढ़ा दिए। वो डायरेक्ट गाइस 1.75 या 2% से 5% तक चले गए थे गाइस रेट्स। तो गाइस फेडरल रिजर्व ने अपने रेट्स बढ़ाए, वहीं पर गाइस जो है मार्केट में भसड़ ज्यादा शुरू हुई, क्योंकि गाइस सबसे इंपॉर्टेंट केस यहीं पर शुरू होता है। दिक्कत किन लोगों को आई, जो जेन्युइन लोग थे उनको दिक्कत बिल्कुल नहीं आई, लेकिन गाइस उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जो सब प्राइम लोन्स लेके बैठे हुए थे, क्योंकि गाइस इनकी संख्या सबसे ज्यादा थी। धीरे धीरे ऐसे कुछ लोग मिलते गए वो डिफॉल्ट करते गए पेमेंट में, उन्होंने उनसे पे ही नहीं हो पाया गाइस, उन्होंने एक दो इंस्टॉलमेंट के बाद इंस्टॉलमेंट्स देनी ही बंद कर दी, या फिर उन्होंने पूरा का पूरा अमाउंट देना ही बंद कर दिया, क्योंकि उनके पास कोई स्टेबल इनकम ही नहीं थी। ऐसे लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लग गई, डिफॉल्टर्स के केस ज्यादा बढ़ने लग गए, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ गई, क्योंकि लोन्स तो दे दिए थे लेकिन रिकवर बिल्कुल भी नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि जो लोन ले गए थे उनकी तो क्रेडिट हिस्ट्री चेक ही नहीं की गई कि इनकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है या फिर लोन लेने लायक है या नहीं है। तो ऐसे लोग काफी बढ़ गए थे मार्केट में। धीरे धीरे जब ऐसे ही बढ़ने लगा तो काफी ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए कि जो पे ही नहीं कर पा रहे थे गाइस। तो अब बैंक ने क्या किया, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी, क्योंकि गाइस एंड में हुआ क्या, लोग लोन ले ही इसलिए रहे थे कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, और बाद में बैंक ने क्या किया, उनकी वही प्रॉपर्टीज गाइस जो है अपने अंडर कर ली, ऑक्शन पे डाल दी कि भाई हाँ इनको बेच के हम अपना लॉस रिकवर करेंगे। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट गाइस यही बात होने वाली थी गाइस, हो क्या रहा था। अब गाइस जब सीडीओ फेल हुए तो सीडीएस भी ऑब्वियसली गाइस एआईजी को पेमेंट तो करनी पड़ी। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट गाइस क्या बात है, एआईजी ने पेमेंट करी, अपनी पूरी जी जान लगाई, जान तक अपनी पेमेंट करी, जहां तक वो कर सकती थी वहां तक उसकी पेमेंट की गई। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब एआईजी के पास भी पैसा नहीं बचा, ऑब्वियसली बैंकरप्सी हो गई गाइस, क्योंकि सीडीओ काफी ज्यादा अमाउंट में खरीदे गए थे और काफी बड़े बड़े सीडीओस, काफी बड़े बड़े लोन्स थे गाइस वो। तो एआईजी कहां तक जो है पैसा अमाउंट देती गाइस, तो एआईजी ने गाइस यहां तक ही सिर्फ जो है साथ दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट गाइस क्या थी, अब आप सोच रहे होंगे कि उनकी प्रॉपर्टी को बेच के जो है वो कर सकते थे, लेकिन गाइस कोई खरीदने वाला ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि अब हो क्या रहा था ना, अब रियल एस्टेट भी डाउन आ चुका था। ऐसे मान के चलिए कि आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी जो है खरीदनी है और आपने उसके लिए 50 लाख का लोन लिया, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी, हाउस की वैल्यू तो आपकी 30 लाख हो गई है। मतलब आपने 50 लाख के लिए 50 लाख का लोन लिया और बाद में उसी घर की वैल्यू तो 50 लाख की जगह 30 लाख हो चुकी है। तो अब लोग कह रहे हैं कि भाई हम 50 लाख का घर है ही नहीं, वो तो 30 लाख का घर है, तो हम उसके लिए 50 लाख पे ही क्यों करें। तो ऐसे और भी डिफॉल्टर्स बढ़ने लगे जो कहने लगे कि हम वो अमाउंट पे ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमने तो फ्लैट के लिए खरीदा था या फिर जिसके लिए प्लॉट घर जिसके लिए भी उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है, तो हम उतना ही अमाउंट पे करेंगे। और क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो बिक भी रहे थे वो काफी सस्ते में जा रहे थे। रियल एस्टेट मार्केट भी एकदम से क्रैश हुआ था अमेरिका में। अब क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां शुरू हुई कि जब रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हुआ, सीडीओ फेल हुए, साथ साथ गाइस लोगों ने डिमांड करी अपने इंश्योरेंस क्लेम की एआईजी से। एआईजी ने इंश्योरेंस क्लेम देना भी शुरू किया, जहां तक दिए गए वहां तक एआईजी ने दे दिया, लेकिन उसके बाद एआईजी बैंकरप्ट हो गई, जैसा मैं बता चुका हूं। अब गए सबसे इंपॉर्टेंट फेज शुरू होता है गाइस। उसके बाद जब ये बात फेडरल रिजर्व को पता चली कि हाँ ये सब हो चुका था, तब तक पूरे वर्ल्ड में मतलब ये फैल चुकी थी बात, ये जो क्राइसिस था एक पूरे वर्ल्ड में फैल चुका था, क्योंकि वो सीडीओ में गाइस पूरे वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था, ना कि सिर्फ अमेरिकन इन्वेस्टर्स ने। पूरे वर्ल्ड का जो था उसमें इन्वॉल्वमेंट थी। ऊपर से गाइस एआईजी काफी बड़ी कंपनी है, बहुत ज्यादा कंट्रीज में उसका जो है गाइस, यानी आई थिंक 80 to 90 कंट्रीज में उसका गाइस जो है बिजनेस चलता है। तो एआईजी काफी बड़ी कंपनी होने के कारण से ये जो क्राइसिस है ये गाइस जो है फैल गया और भी कंट्रीज में। धीरे धीरे गाइस हुआ क्या, जब ये खबर फेडरल रिजर्व को आई तो फेडरल रिजर्व ने मदद करने की सोची एआईजी की, क्योंकि उनको पता था कि अगर एआईजी इतनी बड़ी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, ये लोगों को पता चल जाएगा, ये फेल हो जाएगी, तो गाइस बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए सबसे बड़ी इस प्रॉब्लम से बचने के लिए फेडरल रिजर्व ने गाइस बिलियन ऑफ डॉलर्स का जो है लोन दिया एआईजी को, यानी एज अ हेल्प की, बट वो लोन था एआईजी को दिया। फिर एआईजी ने गाइस और भी अपने जो डिफॉल्टर्स थे उनकी पेमेंट जो है की, और यहां पर गाइस एआईजी की हेल्प की एक तरीके से फेडरल रिजर्व ने, आप ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या थी
कि आपने ध्यान से देखा कि AIG श्योर थी कि CDO नहीं जाएंगे, लेकिन CDO गए। और CDO क्यों गए गाइज? क्योंकि गाइज एक दिन ऐसा होना ही था कि फेडरल रिजर्व अपने रेट्स बढ़ा देती, और जो बढ़ाए भी फेडरल रिजर्व ने, वहीं पर गाइज CDO फेल हुए, क्योंकि लोग दे नहीं सकते थे। जो सब प्राइम लोन वाले थे उनके पास इतना था ही नहीं, उनके पास इनकम ही नहीं थी कि वो लोन रीपे कर सके। और बस गाइज यहीं से जो है सारा वो जो प्रोसेस था प्रॉफिट वाला, वो लॉस में बदल गया। धीरे धीरे पैसा रिकवर ही नहीं हो पाया, और ये क्राइसिस बहुत बढ़ चुका था। काफ़ी सारी कंट्रीज में धीरे धीरे क्राइसिस फैल चुका था। गाइस आज भी हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्राइसिस होता है, क्योंकि ये रियल में सबसे बड़ा क्राइसिस था। और ये गाइस ये क्राइसिस स्टार्ट कहाँ से हुआ था? फ्रॉम द रियल एस्टेट, कि लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट तो करा, बट उनके पास फंडिंग ही नहीं थी, लोन पे इन्वेस्ट किया, डेट लेके इन्वेस्ट किया, बाद में रीपे ही नहीं कर पाए। तो गाइस ऑलवेज यहाँ से एक लेसन भी मिलता है गाइस कि डेट लीजिए, लेकिन उसको गुड डेट बनाइए, बैड डेट नहीं। गुड डेट मतलब कि आप डेट ले रहे हैं बट आगे उससे इनकम बना रहे हैं। बैड डेट मतलब कि आप डेट ले रहे हैं लेकिन बाद में आप उससे इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं, वो आपके लिए एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी क्रिएट हो चुकी है। तो ऐसा डेट गाइस बहुत डेंजरस है, बचिए इस चीज से। आपको गुड डेट ही हमेशा लेना चाहिए, थोड़ा लीजिए, उतना ही लीजिए जितना आप रीपे कर सके। तो गाइज ये एक सीख भी यहाँ से मिलती है। और सबसे बड़ी बात है गाइज कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर अच्छी लगे गाइज। होप यू लाइक दिस वीडियो, एक मोटिवेशन मिलती है गाइज। सब्सक्राइब दी चैनल, बी अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।